6 का हमारे अतीत, मतलब क्लास 6 का जो हिस्ट्री बुक है उसका नाम क्या है, हमारा अतीत 1। और इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। राशिद का सवाल। राशिद बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी क्या होता है, वो जो पेपर में हेडलाइन होता है ना, उसको सुर्खी बोलते हैं। सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। जैसे कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ था, 100 साल पहले। तो ये जो थी ये सोचने लगी कि आखिर मतलब कोई 100 साल पहले क्या हुआ था, इस बात को कैसे जान सकता है। तो उसके बारे में कैसे पता लगाएं। तो देखो अब क्या है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। ठीक है, जैसे कि मतलब आज से 5 साल 7 साल पहले क्या हुआ तो उससे बड़े से पूछ लेंगे, जिसको उस समय के बारे में याद है तो वो बता देंगे। हाँ, तो जिसे स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं कि बहुत पहले जो हुआ था उसको कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम सभी सीखेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, जिसको क्या बोलते हैं, शिकारियों। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। ठीक है, आखेटकों और पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारियों और कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। हम इतने सारे लोगों के बारे में जानकारी जो अतीत में थे इसके बारे में जानकारी कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब बातें हम अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कहता है लोग कहाँ रहते थे। इस बारे में अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पर दिया गया है, मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो चलो देखते हैं, पहला ये हमारा काम मिला है तो पृष्ठ 2 पे चलते हैं और वहाँ जो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखो नर्मदा नदी का अगर हम पता करेंगे तो देखो नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है, पृष्ठ 2 पे यहाँ पे देखना है। तो यहाँ देखो नर्मदा नदी कहाँ है इस मैप में। तो ये क्या है, ये किसका मैप है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, किसका नक्शा है, भारत का। तो यहाँ पे देखो इसमें कहाँ पे है नर्मदा नदी। तो यहाँ देखो विंध्या पहाड़ी है, यहाँ पे है नर्मदा नदी, दिखा। ये क्या है मेरा, नर्मदा नदी। तो अब नर्मदा नदी के बारे में ये हमें कुछ जानकारी देगा, तो अभी चलो पढ़ते हैं उसको। तो नर्मदा नदी पता चल गया कि किस क्षेत्र में है, तो कहाँ पड़ा कि लगभग लगभग अभी ये जो है कहाँ कहाँ दिख रहा है, किस राज्य में दिख रहा होगा ये लगभग लगभग। देखो ये क्या बोलते हैं, गुजरात से नीचे है थोड़ा, मतलब गुजरात से सटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश वाला रीजन में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं नर्मदा नदी। बाद में पॉलिटिकल मैप जब पढ़ेंगे तो उसमें सब क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अभी बस यहाँ देखना है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक, नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब नर्मदा नदी का हमें पता चल गया, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत लाख साल पहले से क्या था, लोग यहाँ रहते थे इस नदी के तट पर। मतलब नर्मदा नदी क्या है, ऐतिहासिक है। ठीक है, इसमें मतलब इस यहाँ पे लोग रहते थे बहुत दिनों से, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे, संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का
यहीं से संग्रह करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, इकट्ठा जो करते थे, कहाँ से करते थे, यही जो जंगल सब थे तो इसी नदी घाटी के आसपास में जो जंगल होंगे यहाँ से करते होंगे, ठीक है। वे जानवरों का आखेटक आखेट भी करते थे, मतलब जानवर का भी शिकार करते थे, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे क्या सब करते थे, जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संरक्षण करते, मतलब संग्रह करते थे, मतलब उसको भी अपना भोजन के लिए इस्तेमाल करते होंगे तो ही संग्रह करते थे। और जानवरों का आखेटक यानी भी यानी कि शिकार भी करते थे, ठीक, जानवर जानवर का आखेट भी करते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हमें क्या देखना है, उत्तर पश्चिम में जो स्थित है उसका नाम सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर पश्चिम में स्थित होगा, तो उत्तर किधर होता है, ऊपर की दिशा में उत्तर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो लेफ्ट साइड होता है इधर में क्या होता है, पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, वो उत्तर पश्चिम के बीच में जो कोना आएगा उधर में, तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, किरथर और सुलेमान पहाड़ी, तो हमें उसमें वहीं जाके देखना पड़ेगा, इसी मैप में जाके देखो, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी, यहाँ देखो दिखा, तो ये क्या हो गया, किरथर, और ये हो गया सुलेमान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंधु नदी है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सिंधु नदी, यहाँ पे झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब नदी, ठीक है। तो अभी चलो पहले हम किरथर और सुलेमान देख लिए, अभी चलो और देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले जो यहाँ के लोग खेती कर रहे थे लगभग कितना साल पहले, 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ के स्त्री और पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, ठीक है। क्या क्या चीज़ का उपजाया सबसे पहले, गेहूं और जौ जैसी। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया, ठीक है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। लोग गांव में रहते थे, कैसे रहते थे वो लोग, गांव में रहते थे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है कि कैसे रहते थे वो लोग, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा भारत के मध्य में विंध्या पहाड़ियों का पता लगाओ। अब क्या देखना है, उत्तर पूर्व, उत्तर फिर किधर हो गया, ऊपर की तरफ, और पूरब किधर होता है, दायां साइड में, किधर होता है, दाएं साइड, दायां जो होता है हमारा उसका उसको वो कौन सा साइड होता है, पूरब होता है। तो उत्तर पूरब में गारो, ठीक है। और तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी, किधर देखना है विंध्या पहाड़ी को, मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी देखना है। तो चलो देखते हैं मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी, और चलो देखो, सबसे पहले तो ऊपर हो गया उत्तर, और दायां साइड में क्या हो गया, गारो। तो देखो यहाँ पे है गारो पहाड़ियाँ, दिख गया गारो पहाड़ियाँ, हैं, ठीक है। तो गारो पहाड़ियाँ हो गया, ये देखो सेवन सिस्टर्स इसी को बोलते हैं। यहाँ जो राज्य है ना, जो यहाँ पे यहाँ पे जो है छोटा सा, इस छोटे से संकीर्ण रास्ते से जुड़ता है ना उधर हमारा भारत, तो इसी को बोलते हैं चिकन नेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेवन सिस्टर्स है वहीं पे पड़ती है गारो पहाड़ियाँ, ठीक है। और बाद में पढ़ोगे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ियाँ होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के नाम पे जनजाति लोग भी, जनजाति किसको बोलते हैं, जो मतलब जैसे आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो ऐसे जीते हैं, मतलब प्रकृति से जुड़ के जीते हैं, जो जंगल में रहते हैं खासकर, ऐसे बोला जाता था। अब तो थोड़ा उधर में भी इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो ऐसे जो लोग हैं वहाँ पे, जिस भी एरिया में ऐसे लोग रहते हैं आदिवासी टाइप, वो उसके अपने अपने क्या होते हैं, उसका कुछ नाम होता है उस एरिया में, ठीक है। तो वहाँ के जो जनजाति लोग हैं उसके नाम क्या है, गारो, खासी, ये सब, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं ये सब, ठीक है। इसी पहाड़ियाँ के नाम से उसका जनजाति का भी जुड़ता नाम हो गया, ठीक है। तो कोई नहीं, पहले गारो पहाड़ियाँ याद रख लो कि इधर है, उत्तर पूरब में पड़ता है गारो पहाड़ियाँ, ठीक है। और देखो मध्य भारत में हमें क्या देखने के लिए बोला गया था, हमें बोला गया था मध्य और विंध्या पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्या पहाड़। देखो मध्य भारत क्या होगा, बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीच में, जहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, विंध्या पहाड़ियाँ, ठीक है। मध्य भारत में क्या है, यहाँ पे विंध्या पहाड़ियाँ, और उत्तर किधर में, उत्तर पूरब में क्या पड़ता है, गारो पहाड़ियाँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो चलो अब देखते हैं इसके बारे में क्या हमें सिखाया जाता है इस बुक में। तो उत्तर में हम गारो, उत्तर पूरब में गारो देख लिए, मध्य भारत में हम विंध्या पहाड़ियाँ देख लिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। इस क्षेत्र में भी क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। इस क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया, सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। जहाँ चावल उगाया सबसे पहले, वे स्थान कहाँ पे है, विंध्या के उत्तर में स्थित है। विंध्या जो है उसके उत्तर में, तो विंध्या कहाँ था, मध्य भारत में। इसके उत्तर वाला जो हिस्सा है इस रीजन में, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उत्तर प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, इसमें क्या क्या उगाया गया, चावल उपजाया गया इस एरिया में, ठीक है।
चलो अब देखो, तो इतना हो गया, यहाँ तक हम कर लिए। अब ये मैप बार बार काम आने वाला है, ठीक है, तो इसको रहने दो भी, फिर धीरे धीरे हम सीख लेंगे, ठीक है। तो देख लो पहले, किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ किधर में पड़ता है, भारत का किस हिस्सा में पड़ता है, ऊपर पड़ता है उत्तर, बायां साइड में क्या पड़ता है, पश्चिम। उत्तर पश्चिम में पड़ता है कौन सा, किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, ठीक है। किरथर, ये लोकेशन याद रखना। और देखो नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है, ये मध्य भारत में पड़ता है, जैसे जहाँ पे कि विंध्या पहाड़ियाँ भी इसी के बगल में है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये नदियाँ जो है कौन सी पहाड़ियाँ से निकलती है, तो जिसके जहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, इसी को बोल देते हैं यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहीं पे हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। और सिंधु नदी तो यहाँ पे है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़े हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी। और गारो पहाड़ियाँ किस रीजन में पड़ता है, उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में, दायां साइड में पूरब होता है, उत्तर पूरब में पड़ता है गारो, और उत्तर पश्चिम में क्या पड़ता है, किरथर और सुलेमान, ठीक ठीक है, पहाड़ियाँ। तो इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है हमें, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ का पता लगाओ। अब चलो इसको देख के आते हैं, अभी सिंधु तो हम लोग देख लिए, तो इससे चलो फिर भी हम देख के आते हैं। देखो यहाँ पे आ गया फिर से। अब देखो ये है हमारा सिंधु, और इसकी सहायक नदियाँ, देखो सहायक नदियाँ किसको बोलते हैं, एक होता है मुख्य नदी, ठीक है। सहायक नदियाँ वो होती है जो इसमें आके जुड़ती है, ये सब क्या होती है, इसकी सहायक नदियाँ होती है। जो नदियाँ आके इसमें जुड़ती है, जो मुख्य नदी में, उसे क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, देखो ये नदी देखो ऐसे है, ये क्या है, मुख्य नदी है, मुख्य नदी है। ये कौन सा नदी है, ये मुख्य नदी है। तो देखो लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा नदी आके जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो झेलम नदी हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ये सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है। और ये सारी नदियाँ जो है, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब देखो ये सारा नदियाँ इधर से जो ये सिंधु आ रहा है, ऐसे ऐसे सिंधु आ रही है, तो यहाँ पे देखो ये नदियाँ सब मिल के यहाँ पे आके, यहाँ देखो एक पतला सा स्ट्रिप बन के जुड़ता है इधर में। इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ जहाँ भी ये मिलता है ना पांचों, इसको पंचनड़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब जो है ना क्या करता है, यहाँ पे मिलके ये बन जाता है, और उसके बाद यहाँ जब आके मिलता है, इस जगह को क्या बोलते हैं, पंचनड़ बोला जाता है, ठीक है। तो हटाओ, तो पर अभी लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखो इसकी सहायक नदियाँ, इस सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सब है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है। चलो ठीक है। और अभी हम इतना सा देख लिए, अब आगे हम देखते हैं। तो कहता है इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, तो लगा लिया हम पता। अब देखो इसके बारे में क्या होता है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, यहाँ पर सिखाया भी गया है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदियाँ का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या होती है, जो बड़ी नदी में आके मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, कितना वर्ष पहले, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे क्या है, कुछ आरंभिक नगर फले फूले मतलब वहाँ पे फ्लोरिश हुआ, वहाँ पर रहे लोग, बसे आके, ठीक है, और वो धीरे धीरे फैला। तो ये 4700 वर्ष पूर्व का बात है। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। तो देखो पहले लोग किस एरिया में आके बसे थे, सिंधु वाले एरिया में, मतलब वो जो अभी हम सिंधु नदी पढ़े ना, जिसके जो हम अभी 4-5 सहायक नदियाँ भी देखे, तो ये सब हो गया। तो वो उसकी ये सारी क्या थी, इसकी सहायक नदियाँ थी। पहले लोग आरंभिक शहर, आज से 4700 साल पहले, देखो अभी कितना 2000 समथिंग चल रहा है, तो देखो 2000 साल मतलब इधर हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे कितना 2027 मतलब क्या बोलते हैं, 2700 साल और बचा ना, 2700 साल, तो मतलब 2700 ईसा पूर्व में, ठीक है। जब से एक शुरू हुआ तब से क्या हो गया, इस ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी सन शुरू होता है, तो वहाँ से हम 1-2 काउंट करने लगते हैं, और अभी हम 2000 तक पहुँचे हैं। और उसके पहले और 2700 साल, तब ना आज से 4700 साल होगा, तो 4700 ईसा पूर्व की बात, मतलब 2700 ईसा पूर्व की बात है वो, जो कि आज से 4700 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ईसा पूर्व का मतलब आज से 2 साल पीछे से काउंट होएगा, ठीक है। और लेकिन मतलब 2000 साल पीछे से काउंट होगा, और लेकिन अगर अभी से पूर्व बोल दे तो मतलब अभी से काउंट होगा, ठीक है। तो सही है, ठीक है। लेकिन देखो
सिंधु वाले क्षेत्र में जो है कब आरंभिक बस्ती बसना शुरू हुआ था? 4700 साल पहले। लेकिन ये जो गंगा है, गंगा की जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, जो कि हम लोग कभी इधर से मतलब पटना से होकर गुजरता है, तो ये सब क्या, ये गंगा है, गंगा बहती है इधर से। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसके आसपास लोग कितना साल पहले रहना शुरू किए थे? 2500 साल पहले। लेकिन सिंधु में कितना साल पहले से रह रहे हैं? 4700 साल पहले से। मतलब सबसे पुरानी बस्ती कहाँ बसी होंगी? सिंधु के क्षेत्र में। ठीक है। तो आगे देखो, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब यहाँ पे मैं क्या देखना है? गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो याद इसमें क्या रखना है कि सोन किसकी नदी, सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा का। चलो इसको हम मैप पे देख के आते हैं फिलहाल। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, गंगा नदी ये है गंगा, और इसकी सहायक नदी देखना है सोन। दिखा सोन यहाँ पे? सोन नदी और गंगा नदी दिख गया। तो ये गंगा, सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब हम आगे देखते हैं क्या बताया जाता है यहाँ पे। में गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण का मतलब नीचा वाला हिस्सा, ऊपर ऊपर कौन सा हिस्सा होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो गंगा के दक्षिण मतलब नीचे वाली तरफ में, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। गंगा के दक्षिण वाले एरिया को क्या बोलते थे? इस नदी के आसपास, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध। और उसी मगध को अभी क्या बोला जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो पहले उस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। ठीक है। तो क्या बोला जाता था? मगध बोलते थे प्राचीन काल में। ध्यान में रखना कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था। तो क्या लोकेशन पता रहेगा दिमाग में कि गंगा की जो दक्षिण मतलब नीचे वाले हिस्से थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? मगध बोलते थे, जो कि अभी बिहार का हिस्सा है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किए। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। मतलब इस एरिया से इस छोर से उस छोर तक यात्रा करते रहे थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो कौन कौन से टर्म हम यहाँ सुन रहे हैं? हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र। इन सब में भी फर्क धीरे धीरे सीख लेंगे। वैसे सुन लो, पर्वत क्या होता है? ये बहुत ऊंचा होता है। ठीक है। पहाड़ियाँ जो होती है इससे थोड़े नीचे होते हैं, मतलब बहुत उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, पर ये ऊंचे होते हैं, मतलब बहुत सामान्य भूमि से बहुत ऊंचा होता है। और रेगिस्तान जहाँ पे बालू वाला एरिया होता है। ठीक है। जैसे कि राजस्थान अभी है तो रेगिस्तान हो गया। नदी तो समझते ही हो और समुद्र जानते हो। ठीक है। तो ये सारा, तो ये सब चीज़ समझना होता है। ठीक है। आगे आगे चैप्टर में हमें ये सब चीज़ मिलेंगे। और ठीक है। तो आगे देखो, इसके फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब जोखिम भरा तो था पर यह असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। लोग जो यहाँ से वहाँ जाते थे, क्यों जाते थे? दो मकसद से। कोई काम करने जाता था तो कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे कि मान लो किसी एरिया में बाढ़ आ गया बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से लोग क्या करेंगे? पलायन कर जाएंगे। पलायन कर जाने का अर्थ होता है यहाँ से वहाँ दूसरी जगह चले जाना रहने के लिए। ठीक है। तो वहाँ से चले जाएंगे। तो दो कारण अभी दिया गया है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो कुछ लोग क्या करते थे काम के लिए, तो कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से भागते थे। तो कभी कभी क्या होता था, सेना जो है दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करके उसको हथियाने के लिए आते थे, मतलब वो सब यात्रा करते थे। ठीक है। उन इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? यात्रा का कारण क्या था उस समय पे? लोग क्यों जाते थे एक जगह से दूसरे जगह? ठीक है। तो ये सब समझ रहे हो कि क्यों जाते थे? धार्मिक गुरु अपने जो है कि लोग को शिक्षा देने के लिए जाते थे, ज्ञान देने के लिए। व्यापारी अपना व्यापार करने जाता था। तो कुछ लोग नए और रोचक स्थानों
को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग को क्या था ना कि चलो खोजते हैं, कुछ नया जगह मिल जाएगा, तो इसलिए भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब देखो, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ के विचार को समझेंगे, फिर वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वो वहाँ के विचार को समझेंगे। इससे क्या हुआ, लोगों को दूसरे का विचार को जानने का मौका मिला। ठीक है। चलो, लोग अब देखो, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ये तो पहले के बारे में पता चल गया, लेकिन अब हम देखेंगे आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। इससे पहले हम यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको हम समझ लें। मानचित्र एक, दक्षिण एशिया। अब देखो मानचित्र एक कहाँ है, ये देखो मानचित्र एक यही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत। ठीक है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से हिस्से भी यहाँ पे इस मानचित्र में दिखाए गए हैं, उसके बारे में, उस मैप के बारे में पता भी चलने वाला है। ठीक है। दक्षिण एशिया को दिखाया गया है, उसमें किसको दिखाया गया है, दक्षिण एशिया, जिसमें कि क्या सब है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इतना देश को कवर किया गया। अब दक्षिण एशिया में तो देख लो कौन कौन से देश आते हैं, मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, ये सारे देश आते हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, ये जो मानचित्र एक है, इसमें कौन कौन से, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को भी दर्शाया गया है। ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, एक बड़ा जो महाद्वीप होता है इससे क्या है, छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे पराया उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देखो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप से थोड़ा छोटा है। महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि अभी पूरा हम देखें तो अफ्रीका है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपना ही खासियत है कि मतलब इससे बस हम एक दक्षिण एशिया मतलब एक बस पार्ट नहीं बोल सकते, इसको उप महाद्वीप नाम दिया गया है। इसका कुछ खास वजह है, क्योंकि इसका जो है ना विशालता, ये बहुत बड़ा है, विशालता के कारण, और एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, एशिया क्या है, बहुत सारे समुद्रों पहाड़ियों से बटा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया है, उपमहाद्वीप। महाद्वीप तो नहीं है, पर ये क्या है, उपमहाद्वीप है। ठीक है, समझ आ गया इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो हमारा अब ये जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, इसका जो है क्या करते हैं, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। लोग जो है इसको इतना आसानी से पार नहीं कर सकते थे, नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि इतना, अब देखो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप, तो इसका एक खासियत कुछ ऐसा है कि इसकी जो सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं, पर्वत, पहाड़ियाँ और समुद्र बनाती हैं। तो देखो कोई भी चीज़ जिसकी सीमा ऐसी चीज़ें बनाए, उसे पार करना इतना भी आसान नहीं हुआ करता था। पर जिन्होंने ये चाहा, जिसने कोशिश किया, वो किया ऐसा। जैसे कुछ व्यापारी भी आए यहाँ पे बाहर से, कुछ लोग, मतलब सब अपने अपने मकसद से आए। तो ये जो आप देखो, जब लोग आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर क्या होता है, विचार का उसका आदान प्रदान होता है। तो ऐसे ही कहता है कि मतलब सब वो विभिन्न प्रकार की बातें, जैसे कि पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, ऐसे अपनाते रहे हैं। ठीक है, अब देखो देश का नाम, अब जो देश है, इसका देश का नाम कैसे मतलब जो हमारा जानते हैं ना, भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम है, आर्यावर्त नाम है, तो ये सब कैसे देश का नाम पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा।
अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। किस नाम का प्रयोग करते हैं हम? इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। किसका? ईरान और यूनान का पता लगाओ। ये सब जो देश है ना, इसका ही मतलब ये जो नाम हम देख रहे हैं ना, देखो पहली बात, इंडिया जो हम शब्द बोलते हैं, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से। किससे? और इंडस का संबंध ना, जैसे सिंधु नदी बोले हैं ना, तो वो भी जो देखो क्या बोलता है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। तो क्या समझे हैं कि इंडिया शब्द का रिश्ता किस नदी से है? सिंधु नदी से होगा कुछ ना कुछ। नाम से पता चल रहा है ना कि जब सिंधु यहाँ पे आया है, और सिंधु नदी के बारे में अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसकी सहायक नदियों को भी देखे हैं, तो जहाँ पे ये सबसे प्राचीन बस्तियाँ बसी थी, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो इंडस शब्द यानी इंडिया जो हमारा देश का नाम पड़ा है, ये किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब कहता है यहाँ पे अपने तो ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी, किधर से? 2500 कितना साल पहले? 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो इंडिया नाम किसने दिया? ईरानी और यूनानी ने। क्या वो जब आए तो ये सिंधु नदी को ना, वो मतलब उसको बोला नहीं जाता था सिंधु, तो वो ना किसी तरह से बोले, क्या बोल दिए वो? हिंदोस या फिर इंदोस बोल दिए, ठीक है, हिंदोस या इंदोस बोल दिए, ठीक है। और इसके पूर्व में, सिंधु नदी के पूर्व में कौन है? देखो चलो इसी मैप पे फिर चलो, फिर हम दिखाते हैं सिंधु नदी। देखो ये है सिंधु नदी, ये है सिंधु। इसके पूरब क्या होता है? इस साइड में, हमारे राइट साइड में पूरब होते हैं। तो देखते हैं पूरा भारत कौन सा साइड में बसा हुआ है? पूरब में बसा हुआ है सिंधु नदी का। तो ये क्या हुआ है कि ये लोग उसको क्या बोले? हिंदोस या इंदोस बोले, ईरानी और यूनानी लोग, ठीक है। तो और इसके पूरब में जो रहने लगे, जो इसके पूरब में रहने वाले मतलब पूरब के जो भूभाग थे, मतलब जो यहाँ पे पूरब का जो एरिया था, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे हम आए थे। तो क्या कहता है? हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूरब स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कह दिया, ठीक है। तो इंडिया नाम किसने दिया? ये याद रखना, ईरानियों और यूनानियों ने। और किसके नदी से इसका नाम है इंडिया पड़ा? सिंधु नदी से। सिंधु नदी से इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया। क्योंकि यूनानी और ईरानी इसको क्या बुलाते थे? इंदोस या हिंदोस बुलाते थे, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता उन लोगों ने इसी का नाम क्या दे दिया? इंडिया नाम दे दिया, ठीक है। अपना देश का भारत इंडिया नाम किसने दिया? यूनानी। हाँ, यूनानी और ईरानियों ने। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। अब हम आते हैं, ये अपना दूसरा जो नाम है भारत, ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भरत नाम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, ठीक है। लोग के जो ग्रुप रहते थे ना, लोगों का जो समूह होता है ना, वो जो रहते थे किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। किधर में? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किधर होगा? उत्तर पहली बात ऊपर, पश्चिम हमारे बायां साइड में, ठीक है। मतलब सिंधु नदी जिस एरिया में पड़ता था वो उत्तर पश्चिम में था ना, तो मतलब उसी एरिया में जो लोग रहते थे उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? भरत। उस लोगों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? भरत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। ये जो हम भरत शब्द का भी हम सुने हैं ना, जो कि उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, इसका जो है ना, हमें एक ऋग्वेद हमारा ग्रंथ है, तो उसमें ना 3500 वर्ष पुरानी है ये, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो भरत शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो वहाँ के जो लोग थे ना, देखो एक्चुअली पहले आरंभिक शहर वहीं बसा, तो और क्या कहते हैं, यूनानी और क्या बोलते हैं, यूनानी लोग, ईरानी लोग, ये तो इसे इंडिया कह दिए, हिंदोस और इंदोस करते करते। तो लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो किस नाम से जाने जाते थे? भरत। वो जो समूह था उस समूह को क्या बोलते थे? भरत। उसी के नाम से इस एरिया का पूरा नाम क्या पड़ गया? भारत, ठीक है। और इसका उल्लेख, भरत शब्द का उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देखो, ये है ना, ताड़पत्र से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये क्या है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। कब लिखी गई? पांडुलिपि जो है ये कब लिखी गई?
1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। किसके पत्तों को? ताड़ के पत्तों को, ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल होता था, एक साथ बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। कौन से पेड़ से? भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है, ठीक है, से बनी ये पांडुलिपि है, ठीक है। किससे बना हुआ है? भुर्ज पेड़ की छाल से। किससे? भुर्ज पेड़ की छाल से। देखो ऐसे ही छाल जो होता था ना, उसको उखाड़ के इस पेड़ से लिखा जाता था, ठीक है। तो कौन सा पेड़ का इस्तेमाल, कौन सा पेड़ का ये पता है? भुर्ज का, तो मतलब छाल है किसका? भुर्ज पेड़ का। अब अतीत के बारे में कैसे जाने। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अतीत के बारे में कैसे जाने। देखो, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, ठीक है। पहली बात क्या है? अतीत में जो किताबें लिखी गई होंगी इसी तरह से पांडुलिपि पे, मतलब ऐसे ही छाल वाल लिखा गया होगा, है कि नहीं। और हो सकता है कि कई बार तो बहुत पुरानी अगर बातें करेंगे तो उस समय लिखा भी नहीं गया होगा, और कई बार ऐसा होगा कि जो लिखा तो गया होगा पर हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्या है कि उस समय का भाषा कुछ अलग होगा। और कुछ ऐसा होगा उससे भी पहले का होगा, तो वो क्या होगा, अब तक खत्म हो चुका होगा। पहली बात, उतनी पुरानी चीज़ें होंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी होगी, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो पहला तरीका क्या है कि जो पुरानी जो किताबें हैं उसको हम क्या करें, उसे ढूंढें और उन पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, ठीक है। पहला हमारा ये हो गया। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है। जो पुस्तकों को हम हाथ से लिखते हैं, जो हाथ से लिखे हुए पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। हाथ से लिखा हुआ जो चीज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि। पर लेकिन बताओ, क्या आज के समय में सारा किताब पांडुलिपि होता है? आज हाथ के समय से क्या लिखते हैं? आज हम सब कुछ टाइपिंग करके लिखते हैं, है ना। लेकिन हाथ से जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। पांडुलिपि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? पांडुलिपि को इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है ये लेटिन शब्द मेनू से निकला है। लेटिन का एक शब्द है मेनू, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ। जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ। इससे बना है, ठीक है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज पेड़ के भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। किस पे मिलती है ये? ताड़पत्रों पे, या फिर किस पे? हिमालय क्षेत्र में उगता है एक पेड़ जिसका नाम क्या है? भुर्ज, की छाल पर लिखा जाता है, ठीक है। ये खासकर किस पे लिखा जाता है? ये पांडुलिपियां जो होती है कहाँ मिलती है? ताड़पत्रों पे अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखो। अब आगे चलते हैं हम लोग। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया। बहुत सही बात है, इतना पुराना बात हो, कई पांडुलिपियां कीड़ों ने खा लिया होगा, कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ मिलती है ये? खासकर अभी मंदिरों और विहारों में मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इस ये जो किताबें हैं इसमें क्या मिलती है? ऐसी पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। हमें क्या महाकाव्य है हमारे यहाँ ना, जैसे कि हम देखते हैं महाभारत वगैरह, जैसे महाकाव्य है, कविताएं हैं, नाटक हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में, मुख्यतः कौन से में? संस्कृत में मिलते हैं, और कुछ और अन्य किस में मिलती है? प्राकृतिक और तमिल भाषा में। प्राकृति नहीं है, प्राकृत है। ये क्या है? एक भाषा है, ठीक है। प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग। संस्कृत भाषा का प्रयोग कौन करते होंगे? सोच के बताओ। जो ब्राह्मण लोग होंगे, पढ़े लिखे हुए लोग होंगे उस समय के, वो करते होंगे, ठीक है। और तमिल तो अपना एक अलग ही भाषा है। तो हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। किसका अध्ययन? अब क्या ये शब्द आया है? अभिलेख, ठीक है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि पांडुलिपि क्या था? किसी हाथ से लिखा जाता था, किस पे? कोई भी
मतलब जैसे कि ताड़ पत्रों पे लिखे जाते थे या फिर भूर्ज के छाल पे लिखे जाते थे, तो वो क्या कहलाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाते थे। ठीक है, यानी अभिलेख कहलाते थे, मतलब यानी कि वो उसे क्या क्या बोलते, पांडुलिपि बोलते थे। लेकिन अभी हम जो देखेंगे ये अभिलेख देखेंगे, ऐसे लेख कहाँ मिलते हैं, ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पे उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग ऐसे आदेश अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। कौन खासकर इसका इस्तेमाल कौन करते थे, शासक। ठीक है, जो अपना आदेश को ये करवाते थे। ठीक है, ताकि लोग लोग उन्हें देख सके, पढ़ सकें और उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों, एक सेकेंड, ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, मतलब राजा रानी या फिर कोई भी पुरुष जिसके पास पैसा वैसा होगा, वो क्या किए हैं, उस पर अपना जो है विवरण, अपने बारे में जानकारी क्या किए हैं, लिखवाए हैं। उत्कीर्ण करवाना, जब पत्थर को ऐसे काट काट के उकरवाते हैं ना, उकेरते हैं ना उस पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्कीर्ण करना कहते हैं। ठीक है, उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ये अभिलेख का प्रयोग क्यों खासकर होता था, कि लड़ाई में जो कुछ अर्जित होता था ना, जो क्षेत्र वो जीत लेते मान लो, तो उसका ही लेखा जोखा वहाँ पे करते थे, वो सब वहाँ पे लिख के रखते थे। ठीक है, लेखा जोखा करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया होगा इस अभिलेख के बारे में कुछ, लगभग 2500 वर्ष पुराना, कितना, 2500 नहीं, 2250 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना, 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये, अफगानिस्तान के कांधार से। हाँ, अफगानिस्तान में कोई जगह है कांधार, वहाँ से। अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, ये किसके नाम पे, अशोक नामक शासक, जो एक शासक थे अशोक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो इसके ही आदेश पे क्या किया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था। मतलब ये किसका अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं, देखो जैसे कि हम लोग, देखो जब हिंदी लिख रहे होते हैं या संस्कृत लिख रहे होते हैं, तो उसमें ये हम क ख ग ये वर्णमाला का प्रयोग करते हैं ना, तो ये सब क्या है, हिंदी में इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन जब ABCD का प्रयोग जिसमें करते हैं, जब इंग्लिश लिखते हैं, तो वो क्या है, रोमन लिपि है। ठीक है, वो रोमन लिपि है। इसी तरह से जब हम कोई भी भाषा लिखेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई हमें लिपि उसके लिए प्रयोग करना होगा। तो जब हम क्या कहता है, कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या चीज़ हम प्रयोग करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। किससे बनी होती है, लिपियाँ देखो ये हमेशा नहीं अक्षर से ही बना हो, कभी कभी संकेत से भी बनी होती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जो लिखते हैं वो सब तो अक्षर होता है ना, सारा का सारा, जैसे ABCD है या फिर ये सब, वो क्या अक्षर है, अथवा संकेत से भी, मतलब देखो अब ए जो है, इसको हम ए ही क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है इस संकेत को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा संकेत बनाते हैं जिसे क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये संकेत को क्या पढ़ा जाता है, क पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है लिपियाँ। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम यह भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम क्या प्रयोग कर रहे होते हैं, भाषा। लेकिन जब लिख रहे होते हैं तो किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों अथवा तथा भाषाओं में है। ठीक है, किस किस में, यूनानी तथा अरमाइक नामक दो लिपियों तथा भाषाओं में है। यूनानी भाषा में भी मिलता है, और उसका जो अपना लिपि होता है उसमें लिखा गया है। अरमाइक भी एक भाषा होता है, उसका भी अरमाइक का अरमाइक लिपि होता है, उसमें मिलता है। ठीक है, तो दो में, किस में लिखा गया था ये, यूनानी और अरमाइक में। हाँ, तो देखो याद रखना क्या है इसमें, कि 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख है। कहाँ मिला था, अफगानिस्तान के कांधार में। ठीक है, तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान के कांधार में जो मिला है अभिलेख, ये कितना वर्ष पुराना है, 50 वर्ष। 50 वर्ष पहले। ठीक है, ये किसके नाम से, कौन शासक का है, अशोक का शासक का है, अशोक नाम का शासक का है। ठीक है, और ये लिपि जो क्या होता है, तो समझ गया कि लिपियाँ क्या होती है, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। और ये जो अभिलेख मिला था ये कौन भाषा में था, यूनानी और अरमाइक में। तो इसकी लिपि भी ये दोनों की होंगी। अब देखो आगे, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अभी हम ये सीखेंगे कि अब देखो कठोर सतह पे लिखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो जैसे कि कहते हैं ना कि पंख में कलर लगा के ऐसे लिख देते थे, तो ऐसा करना संभव है उस पर, नहीं करेंगे हम। और इसकी कुछ कठिनाइयाँ भी आता होगा, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता था।
हाँ, तो अभी ऐसा करने में क्या कठिनाइयाँ आती थी ये पता करना है, ये सब देखना है। तो देखो अब सोचो कठिनाई क्या आता होगा कि उसके लिए क्या करना होता होगा। मान लो ऐसे छेनी हथौड़ी लेके बैठता होगा, उसको ऐसे कूट कूट के एक एक करके बनाना पड़ता होगा पूरा सब कुछ, ऐसे लिखना पड़ता होगा, इसमें बहुत समय लगते होंगे। तो ये सब होंगी, इसकी कठिनाइयाँ होते आती होंगी ऐसे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो कि प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुरातत्वविद क्या कहलाता है? जो कि पुरानी वस्तुओं को क्या करे, अध्ययन करे। पुरातत्वविद क्या कहलाता है? जो पुरानी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। कैसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति? पुरानी जैसे जो पुराने अभी जो चीज़ें, जैसे अभी हम अभिलेख के बारे में पढ़े, जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं उसके बारे में जो खुद कहीं से ये निकालता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। किसकी अध्ययन करते हैं खास करिए? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का, जो कि पत्थर और ईंट से बने हुए होते हैं ना बड़े बड़े घर, उसके अथवा के अवशेष जो बचे हुए हैं, मतलब पूरा घर तो नहीं बचा होगा ना, अब मिट्टी में दबा होगा, उसको खोद के निकालेंगे तो उसका अवशेष ही बचेगा। और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे, अध्ययन करते हैं, ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये सब खुदाई सब का जो काम करता है पुराने पुराने सामान का, वो कौन करते हैं? पुरातत्वविद ही करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ होते हैं, देखो ये किसके बने होंगे? पत्थर के बने होंगे। क्या पत्थर का चीज़ कभी जल्दी नष्ट होगा? नहीं। नहीं होगा। अब इसी तरह से जो पकी हुई मिट्टी के चीज़ होंगे हैं, ठीक है, इसको हम टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी की जो चीज़ बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा। टेराकोटा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, सब कुछ इसमें मिलेगा लिखा हुआ। तो पत्थर और पकी हुई मीट या फिर कुछ ऐसी धातुओं के बने होंगे जो कि जल्दी खत्म ना हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वाला जो चित्र है, ये बर्तन जो दिख रहा है ना, एक मिट्टी का बना हुआ, तो ये क्या है? एक प्राचीन नगर से मिला हुआ पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। अब बताओ 4700 वर्ष पूर्व मतलब कहाँ का बात कर रहे हैं हम? सिंधु नदी का। हाँ, सिंधु नदी के क्षेत्र में जो बसा हुआ था, ठीक है। तो 4700 वर्ष पूर्व का बात है। दाएं एक पूरा चांद का सिक्का, यहाँ पे देखो, है ना, दाएं तरफ में चांद का सिक्का, चांदी का सिक्का, सॉरी चांद का सिक्का नहीं है, चांदी का सिक्का। ये जो है, ये कैसा है? ये जो है चांदी के सिक्के दिखाए गए हैं यहाँ पे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। कब होता था? 2500 वर्ष पूर्व। मतलब देखो ये जो है, ये मिट्टी का बर्तन, ये कब का है? 2500 वर्ष पूर्व। नहीं, वो 4700 वर्ष 4700 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। लेकिन ये जो चांदी के सिक्के हैं, ये कितने साल के पहले का है? 2500 वर्ष। मतलब ये हो सकता है कि गंगा वाले क्षेत्र है ना, इधर में 2500 वर्ष पहले बस चुका था बस्ती, तो इधर का हो सकता है ये। लेकिन ये पात्र अगर 4700 वर्ष पहले का है, मतलब कहाँ का होगा ये? सिंधु क्षेत्र का होगा। समझ में आ गया? हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसा, सिक्कों से यह कैसा सिक्का जो है कैसा भिन्न है? देखो हमारे अभी जो सिक्के हम प्रयोग करते हैं कितने चिकने होते हैं, एकदम फ्रेश होता है, कोई दिक्कत नहीं, सारा अच्छा से डिजाइन सब कुछ किया होता है। लेकिन ये देखो इसके पूरे परफेक्ट डिजाइनिंग है नहीं है। दोनों के अब दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं, मतलब ऐसे देखो इसका कोई भी खास डिजाइन नहीं है ना, तो ये किया गया है, पर हाँ कुछ डिजाइन तो इस पर बनाया गया है, ठीक है, कुछ चीज़ें उकेरा गया है इस पर, ठीक है। पर हमारे सिक्के से बहुत कम फिनिशिंग है इसमें, है ना। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। वो इन चीज़ों के बारे में भी पता लगाते हैं। पुरातत्वविद ही क्या करते हैं, जैसे कि जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की जो हड्डियां होती हैं ना पीछे पहले के, वो भी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब देखो जैसे मछलियों के अब मतलब हड्डी मिलेंगे, उससे क्या पता चलेगा पहले लोग मछली खाते थे, ठीक है। तो ऐसे, और चिड़िया जानवर ये सब का हड्डी से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, पेड़ ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा,
वनस्पति जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हड्डियाँ, ये बहुत लंबे समय तक टिकती है उसके अपेक्षा, ठीक है। तो मुश्किल से यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचते हैं, ठीक है। मान लो कभी जल गए होंगे तो वो सब जले हुए रूप में बचे होंगे, ठीक है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? अब देखो हम क्या बोलेंगे, क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कपड़ा के बारे में, ठीक है। पांडुलिपियाँ। अच्छा देखो, ये तुमसे पूछा गया है कि क्या उसको जो कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, सोच के बताओ। क्या देखो, अब हम ये बात सोच सकते हैं कि कपड़ा का अवशेष कैसे मिलेगा। कपड़ा जो बनता है ये कोई बहुत इतना टफ चीज़ से नहीं बनता है कि लंबा समय तक टिके, तो बहुत कम ही संभावना है कि वो मिलता होगा, ठीक है। और हो सकता है कि जैसे कि कुछ होंगे जो कपड़े भी मिलते होंगे कुछ जगहों पे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि कपड़े जब भी बनते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट चीज़ का बनाया जाता है, कमज़ोर चीज़ का बनाया जाता है, हाँ? तो इसीलिए नहीं के बराबर संभावना है कि मिलता होगा। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखो, स्रोत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? इतिहास। नहीं, देखो जो जानकारी हमें पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से जानकारी मिलती है ना, तो ऐसी जानकारियों के हम क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्रोत। जैसे कब बोले ना इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है तो इसके लिए क्या होंगे, जैसे कि जब हम बोले कि ये पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या होगा कि ये किससे मिला होगा ये जानकारी। जैसे कि मतलब कभी बोले कि ये जानकारी जो है हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिला है, कुछ जानकारी हम आगे पढ़ेंगे उसे क्या बोलेंगे कि ये पुरातात्विक स्रोतों से मिला है। इसका मतलब ये किससे लिया गया जानकारी है? अभिलेख, पुरातत्व, पांडुलिपि, इन चीज़ों से ये जानकारी मिली होगी। पांडुलिपि समझ गए थे हम लोग, अभिलेख भी समझ गए थे, जो पत्थर पे उकेरे हुए जो होते थे उसे अभिलेख बोलते थे। और पुरातत्व क्या होता है इसके बारे में हम समझ गए कि जो पुरानी चीज़ों को खुदाई करके निकाला जाता है उसका अध्ययन होता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। और लेकिन जो वो पुरानी चीज़ें हैं उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो अतीत का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? इतिहासकार कहेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना। बहुत रोचक हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। जो अतीत का चीज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अब देखो कोई चीज़ मान लो बहुत पुराना, आज से 4700 साल पहले की चीज़ें जब मिली होंगी पहली बार, उसके बारे में जब जानकारी एकत्र करने कोई गया होगा उसको कितना अच्छा लगता होगा। आज से 40 मतलब 4000 4500 साल पहले क्या हुआ हम उस बात को जानेंगे तो बहुत खुशी होता होगा। तो रोचक अच्छा लगता होगा पढ़ के भी, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत किस्से को जानने का प्रयास करते हैं। तो इतिहासकार किस जासूस की तरह है? इतिहासकार एवं पुरातत्वविद। इतिहासकार तो जो इतिहास के बारे में बताता है, और पुरातत्वविद क्या होता है? जो पुरातात्विक चीज़ों को, जैसे कि वो सब अभी हम देखे थे पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इसके बारे में मतलब इसका उपयोग किस तरह से करता है? सुराग के रूप में। किस चीज़ का सुराग? कि उसको पता लगाता है क्या हुआ होगा इतने साल पहले, ठीक है। अतीत एक या अनेक, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? तो हम अभी देखे थे कि इस किताब का नाम क्या था? हमारा अतीत पार्ट 1, ठीक है। हमारा अतीत पर ध्यान दिया। किताब का शीर्षक क्या है? हमारा अतीत। अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत का शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के जो लोग थे उसके लिए इस अतीत के जो मायने थे वो क्या थे? अलग अलग थे, ठीक है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों का जीवन से बहुत भिन्न था। तो ये जो हमारे अतीत हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे अतीत में मतलब क्या होगा कि इस अतीत को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई एक तरह की जानकारी हमें नहीं मिलेगी। वहाँ सभी लोग राजा रानी नहीं थे, कुछ
शिल्पकार थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ कृषक थे, कुछ राजा रानी भी थे। तो सबके लिए इस इतिहास के मायने कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसका नाम क्या दिया गया है, हमारे अतीत। ठीक है, हमारे अतीत में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। उम, ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उस समय भी देश के अलग अलग भागों में, सही बात है, जहाँ लोग रहेंगे विभिन्न प्रकार के, तो वहाँ अलग अलग तरह का व्यवहार होगा, रीति रिवाज होगा, है कि नहीं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। कहाँ के, अंडमान, जो अंडमान द्वीप है, यहाँ के लोग का क्या तरीका से अभी भी रहते हैं, ये अपना भोजन के लिए क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल इकट्ठा करते हैं, द्वारा ही अपना सब कुछ चलाता है ये भोजन। ठीक है, इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। शहर का लोग खुद से खेती करने जाता है, नहीं जाता है, तो वो अन्य पे लोग पे रहता है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह के अंतर जो है कहाँ कब भी थे, अतीत में भी हुआ करते थे ऐसे भेदभाव। ठीक है, ऐसे अंतर हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय में क्या थे, शासक लोग जो हुआ करते थे, क्योंकि राजा का शासन चलता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपनी जो पे जीत होती थी उसका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। क्योंकि लेखा जोखा रखने का मतलब क्या होता है, वो अपने लिख के रखते थे कि हम इतना जीते हैं, ये वो अपने बारे में जानकारी उत्कीर्ण करवा लेते थे पत्थर पे, जिसको कि हम क्या बोलते थे, अभिलेख बोलते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, लड़ाइयों, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब बताओ, क्या ये मछुआरा, शिकारी, ये अब कभी लिखेगा कि आज हम गए तो 4 मछली पकड़ के लाए, ये किए वो किए, नहीं लिखेगा, सामान्य तौर पे नहीं लिखता है। ठीक है, कुछ खास ही अवसर आएंगे जीवन में जबकि ये लोग ऐसा करवाएंगे। तो बताओ किसके बारे में जानकारी हमें जल्दी में ज़्यादा मिलेगा, राजा रानी के बारे में, क्योंकि वो अपने जो जीत होता था उसमें ये लिखवाते थे, लेखा जोखा रखते थे। उसके बाद साथ साथ बहुत और भी कुछ लिखते होंगे, है कि नहीं। तो हमें जानकारी आसानी से किसके बारे में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे कृषक, मछुआरे लोग रहेंगे उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी इतनी भी आसानी से। तो लेखा, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है अभी। ठीक है, तिथियों का मतलब, अब क्या हम देखने वाले हैं, तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में कुछ पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगी। सही बात है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये जो गणना शुरू हुआ है ये कब से हुआ है, यीशु मसीह का जन्म की तिथि से। ठीक है, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ठीक है, जब 2000 वर्ष कोई कहता है तो इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। जब कोई बोलेगा कि अभी हम क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, इसका मतलब आज से कितना साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था, 2023। ठीक है, तो उसके ही जन्म से डेट तारीख चलना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में लिखी जाती है। उसके जन्म से पूर्व जितने भी तिथियां थी वो किस रूप में लिखा जाता है, ईसा पूर्व, मतलब इस ईसा के पहले, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे। इस पुस्तक में हम क्या करेंगे, 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए। लेकिन जैसे कि वहाँ पे हम जब कभी कहते हैं 2000 ईसा पूर्व, तो वहाँ पे हम क्या होता है, 2000 ईसा पूर्व कहने का अर्थ क्या होगा, ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले। इसका मतलब अभी से कितना साल पहले, लगभग 4000 साल पहले। देखो अभी ईसा मसीह के जन्म का अब कितना साल हो चुका है, 2000। लेकिन अगर कोई 2000 ईसा पूर्व बोल दे, इसका मतलब क्या होगा कि 2000 वर्ष ईसा मसीह का जन्म से पहले, वो 2000 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, वो 2000 ईसा पूर्व होगा। लेकिन ईसा का जन्म का बाद भी तो इधर 2000 साल हो चुका है, तो लगभग कितना हो गया, 4000 साल हो गया दोनों मिला के। लेकिन कहता है इसमें हम अपना मूल बिंदु ईसा मसीह का जन्म को नहीं मानेंगे, 2000 को मानेंगे। ठीक है, जब भी कहेंगे 4700 वर्ष पूर्व, तो हम वो 4700 वर्ष पूर्व ही होगा। क्या है कि उसको अभी जो हमारा 2000 जो चल रहा है ना, अभी 2000 समथिंग, तो 21वीं सदी चल रही है, अभी कौन सदी चल रही है,
21वीं सदी, क्योंकि 2000 के से आगे हम निकल चुके हैं, तो इसीलिए। तो अब देखो आराम से हम क्या करेंगे, इसकी किताब में हम इसका उल्लेख करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में जिसको बीसी बोलते हैं उसे हिंदी में क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बोला जाता है। देखो बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। जिसका देखो यहाँ पे लिख भी दिया कि बीसी का अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। एक सेकंड, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व होता है, ठीक है, ईसा पूर्व होता है। और ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा? ईसा मसीह का जन्म से पहले जो चीज़ हुआ उसे हम क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। कभी कभी तुम जो है तिथियों से पहले एडी, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, ठीक है, एडी का अर्थ क्या होता है? एमोडामिनी। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। शब्द से बना है, ठीक है। एनो डोमिनी नामक दो शब्द लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडी बोलते हैं। ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ उसको क्या बोलते हैं? एडी। एडी बोलते हैं, ठीक है। तो बीसी और एडी में क्या समझ में आएगा? बीसी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो चीज़ है उसे हम क्या बोलेंगे? बिफोर क्राइस्ट। तो वो बीसी है, मतलब वो ईसा पूर्व है, ठीक है। वो जैसे कि यहाँ पे हम देखे थे ना, ईपू लिखा हुआ है ना, तो वो ईसा पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब अगर हम ये तो मतलब बीसी और ईपू दोनों एक ही बात है कि वो दोनों किसका बात कर रहा है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात कर रहा है। लेकिन एडी जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलता है? ईस्वी भी बोलते हैं उसको, तो वो क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। एडी क्या है? जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ है वो एनो डोमिनी है, ठीक है। अगर जब हम बोले 2000 एडी, मतलब उस दिन का अब कितना साल होने को चला? 2000 चला, ठीक है। तो अभी 2023 चल रहा है, इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म आज से कितना दिन पहले हुआ था? 2023 साल पहले हुआ था, ठीक है। कभी कभी एडी के जगह सीई तथा बीसी के जगह बीसीई। देखो एडी के जगह कभी कभी क्या लिख दिया जाता है? सीई लिख दिया जाता है। एडी के जगह क्या है? सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा। क्या होता है? कॉमन ईरा, सीई, ठीक है। और कभी कभी क्या देखेंगे कि बीसी के जगह क्या लिख दिया जाता है? बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। क्या लिख दिया जाता है? बिफोर कॉमन ईरा। यहाँ पर दे भी दिया होगा सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा, ठीक है, और बीसीई का जो है कि बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत में तिथियों के इस रूप का जो अभी हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, ये कितना साल पहले शुरू हुआ था? 200 वर्ष लगभग 200 साल पहले शुरू हुआ था। शुरू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। कभी कभी क्या देखेंगे लिखा हुआ? बीपी लिखा देखेंगे। क्या लिखा देखेंगे? बीपी। बीपी लिखा देखेंगे, जिसका अर्थ क्या होगा? बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले, ठीक है। पृष्ठ 3 पर तुम तिथियों और उसका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? पृष्ठ 3 पे हमें देखना पड़ेगा। कहाँ देखना पड़ेगा? पृष्ठ 3 पे। ये कितना नंबर पृष्ठ है? ये है पृष्ठ 6। हाँ, यहाँ पे पृष्ठ 3 है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा? यीशु मसीह के जन्म के बाद। नहीं, यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ यहाँ सिर्फ पूर्व कहा गया होगा। पूर्व, ये क्या कहेगा? पूर्व, मतलब अभी से 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन ईसा मसीह का जन्म कितना वर्ष पूर्व हुआ? 2000। 2000 वर्ष। लेकिन 500 बच गया। 500 जो है वो पीछे का है, तो 500 क्या बोलेंगे? 500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। 500 बिफोर क्राइस्ट मतलब 2500 वर्ष पूर्व। कैसे समझ में आया ये बात? नहीं आया? देखो 2500 का मतलब आज से 2500 साल पहले, ठीक है। लेकिन देखो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? आज से 2000 साल पहले। तो बचता कितना है? 500 बचता है। मतलब 500 कब? ईसा मसीह के जन्म से 500 पूर्व, है ना। वो बस्तियां जो बसी होगी गंगा क्षेत्र में कब बसी होंगी? आज से ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। तो उसको क्या लिखते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात को किस में लिखा जाता है? बीसी में लिखा जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? 500 बीसी का मतलब हो गया आज से 2500 साल पहले।
इसी तरह 4700 जो वहाँ लिखा हुआ है 4700 वर्ष पूर्व, उसका मतलब क्या होगा? जिस समय सिंधु क्षेत्र में आरंभिक बस्तियाँ बसी थी ना, आज से 4700 साल पहले, तो देखो तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो कितना दिन पहले का बात है, 2000 साल इधर हो गया, उसका मतलब वो क्या हो गया, 2700 2300 साल पहले। 2700 BC लिखेंगे, मतलब 2700 साल किसके पहले? ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो वो करें 2700 BC लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब चलो वहाँ देखते हैं जहाँ पढ़ रहे थे। तिथि का मतलब हम पढ़ लिए। अनयत्र, अब अनयत्र देखते हैं इसमें क्या है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख कहाँ लिखे जाते हैं? कठोर सतहों, पढ़ लिए हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। कई अभिलेख ऐसे जो कई सौ साल पहले लिखा गया था। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कुछ भी लिखा जाएगा उसके लिए लिपि तो प्रयोग होगा ना, और कुछ ना कुछ भाषा रहेगा तभी तो लिखेगा कुछ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे समय बदला है, धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें प्रयुक्त भाषा और जो लिखने का जो तरीका था ना, लिपि, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? ठीक है, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, जो अज्ञात लिपि होता है, मतलब जिस लिपि को हम नहीं जानते हैं ना, उसका लिए एक प्रक्रिया है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी कहाँ से मिलती है? उत्तरी अफ्रीकी देश, कौन सा? मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ क्या रहते थे? राजा रानी रहते थे। यहाँ देखो कुछ दिया गया है लिपि, ठीक है, और उसके जो कि अब संकेत दिए गए हैं कि क्या थे, इसको कौन सा साउंड अभी के समय में अगर इस लिपि को देखा जाए तो उसको कौन सा साउंड दिया बोला में उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो है, जब पी के लिए देख सकते हो, टी के लिए, ओ के लिए, सबके अलग अलग साइन है। तो देखो, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। किधर था? रोसेट्टा नाम का कस्बा कहाँ था? देखो ये सब क्वेश्चन ना बीच से क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखो कि मिस्र के उत्तरी तट पर क्या था? रोसेट्टा नामक एक कस्बा था। रोसेट्टा नामक एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, जैसे कि इसमें कौन कौन से थे? यूनानी, मिस्री लिपि के 2 प्रकार, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार में है। ठीक है, एक तो यूनानी है और मिस्री लिपि के 2 प्रकार में लिखे गए, मतलब 3 भाषाओं में लिखा गया। ठीक है, कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग 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 रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। ठीक है, वो सब देख रहे हो। तो एक बार जब उन्हें यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। अब देखो, कभी एक बार पता चल जाए कि एल का इस्तेमाल लायन के लिए करते थे, उसी तरह से पक्षी के लिए, मतलब ए का इस्तेमाल ए के लिए, ए का ध्वनि किसके लिए? पक्षी के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो ऐसे जब पता चल गया तो एक बार जब हम उस एरिया का एक लिपि को पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे उसका प्रक्रिया, तो जितने भी लिपि अभिलेख दिखेंगे उस तरह के हम सारे पढ़ लेंगे। तो इसी तरह से पढ़ा जाता है अभिलेख। ये समझ में आ गया? तो चलो उसके बाद क्या, कल्पना करो और उपयोगी शब्द। अब यहाँ पे जो शब्द निकले थे, यात्रा निकला था, तो समझ में आ गया था क्या होता है। एक जगह पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था, अभिलेख जो कठोर पत्थर पे, पुरातत्व क्या होता था, जो चीज़ें हम निकाल के खोद के बाहर निकालते हैं, इतिहासकार जो इतिहास मतलब ऐतिहासिक चीज़ पढ़ते हैं, उसका स्रोत क्या होता है, वो स्रोत जो जो जानकारी हमें मिलते हैं किससे? पांडुलिपि, अभिलेख से। ये चीज़ें हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे? स्रोत बोलते थे।
अज्ञात लिपि क्या होता था, अर्थ निकालना। अज्ञात लिपि का अर्थ कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया कि एक पढ़ लिए, मेहनत करके समझ गए कि अच्छा इसका मीनिंग ऐसा निकलता है, तो हम वहाँ पे अगर पहचान कर लेते हैं कि ए शब्द के लिए कौन सा चिन्ह दिखाया जा रहा है, तो इस तरह से हम सारा चिन्ह का मतलब निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उस अभिलेख को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ निकालने से समझ में आ गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व, ये सब ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व हुआ कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ होता है 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व के थे। सबसे प्रथम नगर जिसे हड़प्पा हम पढ़ेंगे बाद में, तो वो कब के थे, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। मगध के बारे में हम क्या देखें कि गंगा नदी के किस क्षेत्र में पड़ते थे, ये दक्षिणी क्षेत्र में नीचे पड़ता था ना ये, तो मगध, तो वो था गंगा घाटी के नगर मगध। ठीक है, तो वो कब का था, 2500 वर्ष पूर्व का था। तो ये सब बात ध्यान में रखना। और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व।